गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है 1857 का विद्रोह, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। ये आपके यूजी प्लस पीजी और कोई भी एग्ज़ाम में काम आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि 1857 का विद्रोह हुआ क्या था, किन किन कारणों से यह विद्रोह सामने आया। 1857 का विद्रोह भारतीय इतिहास की युगांतरी घटना है। यदि इसका मुख्य कारण सैनिक असंतोष तथा चर्बी वाले कारतूसों माना जाता है, किंतु इस विद्रोह का कारण केवल चर्बी वाले कारतूसों से नहीं था। जो 1857 का जो विद्रोह है तो वो तत्कालीन कारण कि अचानक से अगर कुछ कारण माना जाए तो वो चर्बी वाला कारतूस माना जाता था। हुआ ये था कि जो ब्रिटिश सैनिक के अंतर्गत जो भारतीय और मुस्लिम थे, तो जो एनफ्लेट एक राइफल था तो उसको मुंह से खोलना पड़ता था। तो उसमें गाय और प्लस सूअर के चर्बी से चमड़ा से ही बनाया गया था। तो मुस्लिम के लिए सूअर वर्जित है और हिंदुओं के लिए गाय। तो उन लोगों को लगा कि जो अंग्रेज है उनके धर्म को भ्रष्ट कर रहे हैं या फिर उनकी एक तरह से धर्म के प्रति एक तरह से मजाक उड़ाया जा रहा है। तो उनके मन में यह असंतोष और उनके प्रति विद्रोह उत्पन्न हुआ। तो ये मुख्य कारण था कि 1857 के तुरंत विद्रोह का। वास्तव में चर्बी वाले कारतूस और सैनिकों का विद्रोह केवल चिंगारी मात्र थे। उससे पहले भी बहुत सारे ऐसे कारण थे जिसके कारण यह विद्रोह उत्पन्न हुआ था, जैसे कि राजनीतिक कारण, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सैन्य कारण। और सबसे पहले यह विद्रोह हुआ था 10 मई 1857 को मेरठ की छावनी से उत्पन्न हुआ था, जहां पर एक सैनिक थे मंगल पांडे। कंपनी के शासन के विरोध में सशस्त्र विद्रोह प्रारंभ किया गया और शीघ्र ही भारत के अन्य स्थानों में विद्रोह हुआ। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी इस विद्रोह के कारण। उसके बाद यह विद्रोह पूरे भारत में फैल गया था। ब्रिटिश औपनिवेशिक साम्राज्यवादी नीति के तहत भारतीय रियासत पर अधिकार स्थापित किया गया। वेलेस्ली की सहायक संधि के द्वारा भारतीय रियासतों में हस्तक्षेप किया गया, जिसके कारण रियासतों एवं नवाबों में कंपनी के विरुद्ध असंतोष व्याप्त हुआ और डलहौजी के द्वारा मुगल शासक बहादुर शाह द्वितीय के साथ दुर्व्यवहार किया गया। मुगल सम्राट को नजराना देना और उनके प्रति सम्मान प्रदर्शित करना समाप्त कर दिया गया। मुद्रा में से सम्राट का नाम हटा दिया गया। वहाँ पर जो मुद्रा चलती थी उस पर मुगल सम्राट का, दिल्ली में तो मुगल सम्राट का नाम था, तो उसको हटा दिया गया और वो जो मुगल सम्राट थे उनको भी जो नजराना उनको गिफ्ट दिया जाता था अंग्रेजों के द्वारा, तो अंग्रेज वो भी बंद कर दिए कि कोई नजराना या गिफ्ट उनको नहीं दिया जाएगा। इसके प्रति जनता में भारी असंतोष हुआ कि हमारे जो सम्राट हैं उनका वो लोग अपमान कर रहे हैं। इस संबंध में डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद का एक स्टेटमेंट है कि मुगल बादशाह व्यक्तिगत रूप से जितने भी असहाय रहे हों, परंतु उनका पद आज भी जनता के लिए श्रद्धा का विषय था। कि अगर जो भी वहाँ की आसपास की जनता थी उनके मन में जो बादशाह के लिए अभी भी वह सम्मान था, चाहे वो बादशाह के पास कितना भी वो असहाय हो, धन नहीं हो, तो उनसे उसको मतलब नहीं था। व्यापकता सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, इस सिद्धांत के द्वारा देसी राजाओं को अपने उत्तराधिकारी के रूप में गोद लेने का अधिकार समाप्त कर दिया गया। इसमें क्या था कि अगर कोई राजा का वंशज या संतान नहीं होती थी तो वो कोई दूसरे व्यक्ति से अपने राज्य के लिए संतान गोद नहीं ले सकते थे, और जिस राज्य में संतान नहीं होती थी उस राजा की, तो वो राज्य सीधा अंग्रेज हड़प लेते थे। तो अंग्रेजों द्वारा हड़पा गया पहला ऐसा राज्य था सतारा, फिर जौनपुर यहाँ पर होगा, संभलपुर, बधाटा, उदयपुर, झांसी। झांसी की रानी का एक स्टोरी है कि उसका जो पुत्र था गंगाधर राव,
उसकी मृत्यु हो गई थी। तो उसके बाद फिर वो झांसी मतलब अंग्रेज़ों को एक बहाना मिल गया कि लॉर्ड डलहौजी की नीति के तहत कि अब उसका कोई वंशज नहीं बचा है, तो अब ये झांसी जो है वो अब उसके अधीन हो जाएगा और आदि राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिल गया था। अतः देसी राजाओं में अंग्रेजों के प्रति आक्रोश था। अब राजा लोग को भी अंग्रेजों के प्रति गुस्सा होने लगा कि वो लोग इस तरह का नीति लाकर उनके राज्य को हड़प रहे हैं। पेंशन एवं उपाधियों का अंत। अब जो राज्य थे जो ब्रिटिश के अधीन थे, उनको उन राजाओं के राज्य के बदले पेंशन दिया जाता था, तब वो भी लॉर्ड डलहौजी ने समाप्त कर दिया। पेशवा बाजीराव द्वितीय का दंतक पुत्र थे नाना साहेब की पेंशन बंद कर दी गई तथा कर्नाटक, तंजौर एवं सूरत के राजाओं की उपाधियों का अंत कर दिया गया। बाजीराव द्वितीय के दंतक पुत्र, दंतक मतलब होता है कि गोद लिया हुआ पुत्र, थे नाना साहेब। उनको जो पेंशन दिया जाता था अंग्रेजों की तरफ से, उनको वो बंद कर दिया गया। अवध का विलय। अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह थे। उनका उत्तराधिकारी ब्रिटिश कादिर था। तो एक क्वेश्चन आ सकता है कि अवध का अंतिम नवाब कौन था, तो वाजिद अली शाह, और इसके उत्तराधिकारी थे ब्रिटिश कादिर। व्यापकता का सिद्धांत के अनुसार अवध का विलय नहीं किया जा सकता था, अतः डलहौजी ने कुशासन के आधार पर, अब तो डलहौजी के पास कोई उपाय था नहीं क्योंकि उसका जो नवाब वाजिद अली शाह का उसके पास उत्तराधिकारी उपलब्ध था, तो उसके तहत वो उसके राज्य को भी हड़प नहीं सकता था कि इस राज्य में कोई संतान नहीं है तो हम इस राज्य को हड़प लेते हैं। तब उसके तहत उसने दूसरा नीति को लाया कि अब वो क्या किया कि कुशासन का आरोप लगा लिया कि ये भ्रष्टाचार है, मतलब वो जनता पर भ्रष्टाचार या फिर जनता का शोषण कर रही है यह राज्य, वो आरोप लगाकर 1856 में अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। इससे आक्रोशित होकर अवध के तालुकदार विद्रोह हेतु अवसर की तलाश में थे। तो इसमें एक क्वेश्चन बनेगा कि डलहौजी द्वारा किस राज्य को कुशासन के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। तो इसका आंसर अवध होगा। अब आ जाएगा इनाम कमीशन 1852। तो इनाम कमीशन कब लाया गया था, तो 1852 में डलहौजी के द्वारा लाया गया था। ये है क्या था, तो जमींदारों एवं जागीरदारों की जांच के लिए इनाम कमीशन का गठन किया गया। इस कमीशन की तथा जांच के बाद 1857 तक 20,000 जागीरें जब्त कर ली गई और डलहौजी के इस कार्य के विरुद्ध में जमींदारों को असंतोष था। ये हो गया चौथा कारण। तो आप लोग देख रहे हैं कि धीरे धीरे अंग्रेजों के प्रति जनता में कैसा आक्रोश या फिर जो असंतोष था वो धीरे धीरे उत्पन्न हो रहा है। तो ये जो 1857 की जो क्रांति थी, तो एकदम से वो उत्पन्न नहीं हुई थी। जो अंग्रेज़ों की जो नीतियाँ थीं, उनके ऊपर जो हड़प की नीति थी, वो सारे जनता के आक्रोश का ही एक परिणाम था कि 1857 की इतनी बड़ी क्रांति हम लोग को देखने को मिली थी। प्रशासनिक में विभेद। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत नए फौजदारी एवं दीवानी कानून लागू किए गए। न्यायालयों में फारसी के बदले अंग्रेजी को अपनाया गया। अब जो वहाँ के जो न्यायालय थे, वहाँ पर जो फारसी जो लैंग्वेज चलता था, स्थानीय लैंग्वेज को, उसको हटाकर अब अंग्रेजी को अपनाया गया। भारतीय प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ भेदभाव किया गया। अब जो भारत के जो भारतीय लोग थे, वो जो बड़े बड़े पद पर बैठे हुए थे, प्रशासन के अंतर्गत आते थे, जैसे कि अभी IAS IPS ये सब हो गया, तो उसके तहत भेदभाव किया गया। 1858 में सर सैयद अहमद खान, जिन्होंने विद्रोह के कारणों पर अपनी पुस्तक असबाबे बगावते ए हिंद लिखी थी। इसमें क्वेश्चन है कि असबाबे ए बगावत ए हिंद किसकी बुक है, तो ये बुक है 1858 ईस्वी में सर सैयद अहमद खान की। उन्होंने यह घोषणा की कि विद्रोह का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण भारतीयों में प्रशासनिक तंत्र भी में ऊंचे पदों पर ना होना था। उसमें मतलब उन्होंने कहा कि एक विद्रोह का एक और कारण था कि जो बहुत ऊंचे ऊंचे पद पर थे वो बस ब्रिटिश लोग थे। ब्रिटिश अपने आदमी को बैठाते थे, वहाँ पर कोई भी भारतीय नहीं था। तो ये भी भारतीयों के अंदर एक गुस्सा था कि कोई बड़े बड़े पदों पर सिर्फ ब्रिटिश को ही क्यों बैठाया जा रहा है, कि भारतीय को क्यों नहीं बैठाया जा रहा है। इससे भारतीय अधिक प्रोत्साहित हुए, क्योंकि उनका विचार था कि जब अंग्रेज रूस के साथ युद्ध में उलझे हुए होंगे तब उनके विरुद्ध विद्रोह करने पर सफलता मिल सकती है।
अब हम लोग देखेंगे आर्थिक कारण। आर्थिक कारण का पहला पॉइंट है ब्रिटिश भू राजस्व नीति। ब्रिटिश भू राजस्व की नीति जो अस्थायी बंदोबस्त, रैयतवारी, माहलवारी व्यवस्था एवं कृषि के वाणिज्यिकरण आदि ने कृषकों के शोषण को प्रोत्साहित किया। ये सारी व्यवस्था लाई गई ताकि कृषकों का शोषण किया जा सके, अधिक से अधिक जमीन को हड़प लिया जा सके और उस जमीन से अधिक लगान प्राप्त किया जा सके। और ये माहलवारी व्यवस्था के तहत एक और नीति लाया गया था कि सूर्य कुछ ऐसा नीति था जिसके तहत कि अगर कोई लगान होता था तो उसको सूर्य के डूबने से पहले उस लगान को जमा किया जाता था। अगर उस लगान को जमा नहीं किया गया तो फिर वो अंग्रेज उसकी ज़मीन को हड़प लेते थे। कृषि कक ऋणग्रस्तता, भूखमरी, गरीबी, दासता के शिकार में। साथ ही भू राजस्व नीति का लाभ परंपरागत जमींदारों को भी प्राप्त नहीं हुआ था, अतः कृषि में जुड़े विभिन्न वर्गों के अंग्रेजों के खिलाफ असंतोष था। जो जमींदार थे उनको भी पूरी प्रॉपर तरीके से उसका लाभ प्राप्त नहीं हो रहा था, अतः कृषि से जुड़े विभिन्न वर्गों में अंग्रेजों के खिलाफ असंतोष था। तो जो लोग कृषि से जुड़े हुए थे, विभिन्न जैसे जमींदार हो गया, कृषक हो गए और जो दलाल भी जो बीच में थे, तो उन लोगों के बीच में भी एक गुस्सा था, असंतोष था कि डायरेक्ट वो सारा जितना भी लगान हो रहा था तो उनको कुछ मुनाफा नहीं हो रहा था, डायरेक्ट अंग्रेज ही सारा मुनाफा कमा रहे थे। दूसरा पॉइंट है ब्रिटिश औद्योगिक नीति। 1813 के चार्टर एक्ट के तहत मुक्त व्यापार की नीति के अंतर्गत भारत में हस्तशिल्प उद्योगों का पतन हो गया, अतः इन उद्योगों में जुड़े दस्तकारों, बुनकरों, शिल्पियों आदि वर्गों में भी असंतोष था। भेदमूलक आयात निर्यात आदि के कारण भारतीय व्यापारियों में भी अंग्रेजी शासन का विरोध। तो यहाँ पर हस्तशिल्प उद्योग क्या था कि भारत में उस समय जब अंग्रेज आए थे तो कोई बड़ा उद्योग नहीं था, वो लोग छोटे छोटे कुटीर उद्योग का से ही अपना जो गुजारा वो चलाते थे। तो अब जो अंग्रेज़ों के आने से वो उद्योग भी बंद हो गए क्योंकि अंग्रेज़ों ने बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां खोली। अब उसके तहत कि अब जो भी व्यक्ति थे तो वो उन कंपनियों के अंतर्गत काम करते थे, तो उनका जो छोटा मोटा जो व्यापार था हस्तशिल्प, जो हाथों से जो कुछ बनाते थे वस्तुएं वगैरह, तो वो सारा बंद हो गया। इससे क्या हो गया कि जो बुनकर थे, दस्तकार थे, शिल्पी थे, उनका जो रोजगार है वो बंद हो गया और इससे उनको भी अंग्रेजों के प्रति एक गहरी असंतोष की भावना उत्पन्न हुई। सामाजिक कारण। सती प्रथा का अंत। तो यहाँ पर एक फैक्ट है या फिर एमसीक्यू बोल लीजिए कि सती प्रथा को कब ख़त्म किया गया था। तो 1829 में हिंदू समाज में प्रचलित सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। भारत की रूढ़िवादी जनता, रूढ़िवादी मतलब पुराना सोच, कि जो पीढ़ियों से जो प्रथा चलती आ रही है वो उस प्रथा को भी अभी भी लोग चला रहे हैं, उसको बोलते हैं रूढ़िवादी। इसके प्रति आक्रोश था। विधवा विवाह। तो विधवा विवाह को कब खत्म किया गया था। तो 1856 को हिंदू पुनर्विवाह अधिनियम पारित कर दिया गया। विधवा विवाह को वैध बना दिया गया कि अब जो विधवा लोग हैं वो भी विवाह कर सकती है, तो वो 1856 में बनाया गया था। अंग्रेजों के इस कार्य के विरुद्ध भी परंपरागत जनता में असंतोष था। तो ये कुछ काम जो थे वो अंग्रेजों ने कुछ अच्छे किए कि उन्होंने हिंदू समाज में चली सती प्रथा को ख़त्म किया, विधवा विवाह को ख़त्म किया, पर लोगों को ये गलत लग रहा था क्योंकि वो एक तरह से उनके धार्मिक तौर पर जो बहुत पुरानी तरीके से जो चल रहे थे हिंदुओं में, उसके प्रति वो ख़त्म किए थे। तो उनको लग रहा था कि ये चीज़ें गलत हैं, क्योंकि एक तरह से उनका जो धर्म हो या फिर उनका जो कल्चर है तो उस पर उसको चेंज किए ये लोग। तो ये कुछ काम अंग्रेजों के सही थे। नस्ल के आधार पर भेदभाव ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा भारतीयों को अयोग्य, अक्षम, निम्न दर्जे का माना जाता था। इस प्रकार के नस्लीय भेदभाव को भी जनता में असंतोष को जन्म दिया। जो ब्रिटिश थे उनका मानना था कि जो भारतीय हैं वो नस्ल के तौर पर वो बहुत ही मतलब नीचे हैं, या फिर उनका जो नस्लीय भेदभाव की वो जो बहुत श्रेष्ठ होते हैं वो व्यक्ति मतलब ब्रिटिश, अब भारतीय लोग श्रेष्ठ नहीं है, तो वो सब के कारण भी कुछ असंतोष उत्पन्न हुआ, तो ये भी जन्म दिया। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे धार्मिक कारण।
ईसाई मिशनरियों द्वारा धर्मांतरण। ईसाई मिशनरी द्वारा भारतीय जनता को जबरन ईसाई धर्म में धर्मांतरित किया जा रहा था तथा ऐसे धर्मांतर को अंग्रेजी सरकार भी समर्थन प्राप्त करती। इस कारण जनता मस्त होता। एक बहुत ही बड़ा मुद्दा था कि जो ईसाई मिशनरियाँ थीं वो बहुत सारे गरीब जनता को कुछ पैसे देकर उनका धर्म को परिवर्तन करवा रही थी और उनको ईसाई बना रही थी। तो ये लोगों में भी एक तरह से असंतोष था कि उनका धर्म का परिवर्तन किया जा रहा था। धार्मिक आयोगता 1800 अधिनियम 1850। धार्मिक आयोगता अधिनियम द्वारा यह कानून बना दिया गया कि धार्मिक परिवर्तन से पुत्र अपने पिता की संपत्ति से वंचित नहीं होगा और इस प्रकार कानून में अंग्रेजों ने धर्मांतरण को प्रोत्साहित किया। इसमें बोला गया है कि जो भी अगर अपना कल्चर या फिर धर्म चेंज करेगा, जैसे कि कोई पिता है या फिर कोई पुत्र है, अगर पुत्र को ईसाई बनना है तो अपना धर्म को चेंज कर लेगा तो उसके जो पिता का जो ज़मीन है वो उसको फिर भी प्राप्त होगा। तो एक तरह से उनको अंग्रेज़ों के धर्मांतरण से अंग्रेज़ों द्वारा उसका धर्म चेंज करने के बाद भी उसमें पिता की संपत्ति से उसको कोई वंचित नहीं कर सकता था। तो इससे भी लोगों को और अधिक आक्रोश उत्पन्न हुआ। भारतीय धर्म की आलोचना। अब जो अंग्रेज थे वो अपने भारतीय कल्चर का आलोचना करते थे। भारतीय धर्म में प्रचलित प्रथाओं व परंपराओं को हंसी उड़ाई जाती थी तथा भारतीय धर्म की आलोचना की जाती थी। धार्मिक वर्ग में असंतोष था। मेजर एडवर्ड ने भी स्पष्ट रूप से कहा था कि भारत पर हमारा अधिकार का अंतिम उद्देश्य देश को ईसाई बनाना है। कोई मेजर एडवर्ड है, उसका स्टेटमेंट था कि भारत पर हमारा अधिकार का अंतिम उद्देश्य, मतलब हम जो भारत पर अधिकार किए हैं, भारत को अपना उपनिवेश बनाया है, तो उसका मेरा एक ही मतलब कारण है, एक उद्देश्य है कि हम जितने भी भारतीय हैं उसको ईसाई बनाएं। अब यहाँ पर आ गया सैनिक कारण। भेदभावपूर्ण व्यवहार। भारतीय सिपाहियों के साथ वेतन। जो भारतीय सिपाही थी उनको वेतन कम दिया जाता था और वहीं अगर ब्रिटिश का कोई व्यक्ति सैनिक में था तो उसको वेतन ज़्यादा दिया जाता था। उसके पद की उन्नति भी नहीं की जाती थी कि वो जिस पद पर है वही पद पर जीवन काल तक रहेगा। सेना में सूबेदार से ऊपर के पदों पर भारतीयों की नियुक्ति नहीं की जाती थी। तो भारतीयों के जो सबसे अंतिम जो पद था सेना में वो सूबेदार का था और सूबेदार से ऊपर कोई भी पद पर उसको नहीं रखा जाता था। सेना में भारतीय सैनिकों एवं यूरोपीय सैनिकों का अनुपात 6.1 था। मतलब 6 अनुपात में यहाँ पर 6 यहाँ पर है वो ब्रिटिश को रखा जाता था, ब्रिटिश सैनिक थे 6 और 1 अनुपात में भारतीयों को रखा जाता था। जबकि सेना के कुल खर्च का आधे से अधिक भाग यूरोपीय सैनिकों पर खर्च किया जाता था। जो सेना की जो कुछ खर्च की जाती थी सेना के ऊपर, उसके खाने पर, उसके ड्रेसेस पर या फिर उसको मेंटेन करने में जितना भी खर्च होता था उस पर अधिक से जो ज़्यादा खर्च वो करते थे यूरोपीय सैनिकों पर, ना कि भारतीयों पर। उसी प्रकार वेतन वृद्धि एवं पदोन्नति पर यूरोपियों का ही एकाधिकार था। वो जो वेतन की वृद्धि की जाती थी बहुत बड़े कुछ समय बाद या फिर उनके वो उस पर बस यूरोपियों का ही अधिकार था, उस पर भारतीय का अधिकार नहीं था। धार्मिक मान्यताओं की मनाही। हिंदुओं को तिलक लगाने। अब क्या क्या था, जो धार्मिक कल्चर था उसका भी मना किया जाता था सैनिक में। तिलक लगाना, मुस्लिमों को दाढ़ी रखना तथा सिखों को पगड़ी पहनने से मना कर दिया जाता था। अब जो लोग सेना में रहते थे भारतीय लोग, तो उनको तिलक नहीं लगाने दिया जाता था, मुस्लिमों को दाढ़ी नहीं रखने दिया जाता था या फिर सिखों को पगड़ी पहनने की मनाही थी। तो एक तरह से वह धीरे धीरे उनके मन में अंग्रेजों के प्रति असंतोष उत्पन्न हुआ या फिर वो लगा कि उनके धर्म को एक तरह से भ्रष्ट किया जा रहा है। यहाँ पर आ गया आपका डाकघर अधिनियम। डलहौजी के काल में 1854 ईस्वी में पारित डाकघर अधिनियम के द्वारा सैनिकों की निःशुल्क डाक सुविधा को समाप्त कर दिया गया। अब जो कुछ निःशुल्क डाक सेवा मिलता था सैनिकों को वो भी समाप्त कर दिया गया। साथ ही आगल अफगान युद्ध 1839 से 1842 ईस्वी में अंग्रेजों की हार तथा पंजाब में संघर्ष के दौरान अंग्रेजी सेना को हुई भारी क्षति ने भारतीय सैनिकों को यह विश्वास भर दिया कि अंग्रेज अजय नहीं हैं, उन्हें इस समय पराजित किया जा सकता है। अतः
ये एक बड़े विद्रोह की प्रतीक्षा में थे, जिसका अवसर उन्हें तत्कालीन कारण चर्बी लगे कारतूसों ने दे दिया। सामान्य सेना भर्ती अधिनियम कैनिंग के काल 1856 ईस्वी में पारित हुआ। इस अधिनियम के अनुसार सैनिकों को यह स्वीकार करना था कि सरकार को जहाँ भी आवश्यकता होगी वे वहाँ कार्य करेंगे, अतः वे समुद्र पार जाने से मना नहीं कर सकते थे। इसमें यह है कि समुद्र पार जाने वाला कॉन्सेप्ट की जो भारतीय थे तो उनको लगता था कि अगर हम समुद्र को पार करेंगे तो एक तरह से वो पाप है, पर जो सेना थी, ब्रिटिश थे, तो वो चाहते थे कि भारतीय सैनिकों को प्रशिक्षण के लिए वो यूरोप लेकर जाएं। तो कुछ दिन तक उनको यूरोप में रहना पड़ता था, जो कि भारतीय सेना के लिए एक वर्जित था, क्योंकि वो समुद्र को लांघ कर भगवान का अपमान नहीं करना चाहते थे। यह उनकी रूढ़िवादी सोच थी। अब तत्कालीन कारण क्या है? दिसंबर 1856 ईस्वी में पुरानी बंदूक ब्राउन ब्रेस के स्थान पर इनफ्लेट राइफल का यूज किया गया और इस राइफल में कारतूस के ऊपरी भाग मुंह से काटना पड़ता था। अब बंगाल में सेना में अफवाह फैल गई कि कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी लगी है। कालांतर में हुई जांच में यह सिद्ध हो गया कि अतः सैनिकों को अब जो उसको शक था कि इधर गाय और सूअर का चर्बी लगा हुआ है, बाद में यह सच भी हो गया। अतः सैनिकों को विश्वास हो गया कि चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग उनका धर्म भ्रष्ट करने के निश्चित है। अब उसको लगा कि अब ये चर्बी का कारतूस हम यूज करेंगे तो अंग्रेज लोग उसका धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं। विद्रोह का प्रारंभ एवं प्रसार। अब विद्रोह जो हुई थी तो उसका प्रारंभ और प्रसार कहाँ हुआ? तो सबसे पहले बैरकपुर में हुआ था। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर, अभी मुर्शिदाबाद के निकट है, सैनिकों ने इन कारतूसों का प्रयोग से मना कर दिया। अब लोग सैनिक को मना कर दिया कि हम ये कारतूस यूज नहीं करेंगे। और 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर के सैनिक कौन थे? मंगल पांडे, अपने एकजुट लेफ्टिनेंट बाग की हत्या कर दी। मेजर सर्जेंट दर्शन को गोली मार दी और 34वीं आई रेजिमेंट भंग कर दी गई। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी पर लटका दिया गया। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन आएगा कि जो विद्रोह था कहाँ से शुरू हुआ था? तो 29 मार्च 1857 को बैरकपुर के मुर्शिदाबाद से शुरू हुआ था, जहाँ पर अगर पहला विद्रोह अगर कोई किया था तो वो मंगल पांडे किए थे और उनको जो अंग्रेजों ने फांसी दे दिया था 8 अप्रैल 1857 को। और कौन सी रेजिमेंट से थे? तो वहाँ पर था वो 34वीं NI रेजिमेंट से थे। अब देखते हैं मेरठ। 9 मई 1857 को मेरठ के, मतलब जो अब सैनिक थे अब मेरठ का पहुंचे थे, तो 9 मई 1857 को मेरठ चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से मना कर दिया। 10 मई 1857 को सरकार द्वारा उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अतः मेरठ में सैनिकों ने खुलकर विद्रोह किया और उसमें जनरल कौन था? तो हैवियट ने इस तूफान को रोकने का प्रयास किया था। मेरठ के विद्रोही सैनिक 11 मई, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आएगा कि जो मेरठ के जो सैनिक थे 9 मई को तो लोग विद्रोह किया, 10 मई को सरकार उसको गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद फिर जब 11 मई 1857 को लोग कहाँ पहुँच गए? दिल्ली, जहाँ पर कौन रहते थे? बहादुर शाह जफर बोले या बहादुर शाह द्वितीय। अब ये लोग क्या किया कि वहाँ पर पहुँचा है, उसके बाद फिर जो बहादुर शाह द्वितीय है उसको अपना सम्राट घोषित कर दिया, भारत का सम्राट घोषित कर दिया कि अब बस आपकी देख रेख में ही हम ये विद्रोह करेंगे। और उनका जो वास्तविक सत्ता सैनिक नेता बख्त खां के पास थी। बहादुर शाह द्वितीय की एज बहुत हो चुकी थी तो वो ये सब संभाल नहीं सकते थे, तो उनका ही एक वास्तविक व्यक्ति था, सत्ता या सैनिक बोले, बख्त खां के पास थी। दिल्ली में सरकार कामकाज चलाने के लिए एक परिषद का गठन किया। बख्त खां को इसका मुख्य नेता बनाया गया और 20 सितंबर को अंग्रेजों का दिल्ली पर पुनः अधिकार हो गया, परंतु इस घेरे में जॉन निकलसन मारा गया। अब बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली में कौन थे? बहादुर शाह की पत्नी जीनत महल। अंग्रेज समझौते का प्रयास किया, लेफ्टिनेंट हडसन। दिल्ली में कौन था? तो लेफ्टिनेंट हडसन था। 2 पुत्र मिर्जा मुगल और मिर्जा सुल्तान, पोते मिर्जा अबू को वचन देकर उन्हें कोई क्षति नहीं पहुंचाई जाएगी। लाल किला के सामने गोली मार दी गई। अब वो लोग जो पोता लोग था उसको लाल किला के सामने गोली मार दिया, पर पहले उसको आश्वासन दिया था कि नहीं हम आपके पोते को कुछ नहीं करेंगे, पर अंग्रेजों ने उनको गोली मार दिया। सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को लेफ्टिनेंट हडसन ने हुमायूं के मकबरे में गिरफ्तार कर लिया। एक क्वेश्चन है कि सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को लेफ्टिनेंट हडसन जो दिल्ली में था उसको कहाँ मतलब गिरफ्तार किया गया था? तो हुमायूं के मकबरे में।
और उस पर मुकदमा चलाकर निर्वासित कर कहाँ भेज दिया गया? तो रंगून। तो मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि बहादुर शाह द्वितीय को अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति के बाद कहाँ भेजा था? तो रंगून भेजा था, और वहीं पर उसकी मृत्यु भी हो गई थी उनकी 1862 ईस्वी में। मृत्यु से पूर्व इसने कहा था कि मैं इतना बदनसीब 2 गज जमीन भी नसीब नहीं हुई। लखनऊ एवं अवध, बेगम हजरत महल। 4 मई 1857 को लखनऊ में कौन थी? बेगम हजरत महल के नेतृत्व में विद्रोह किया गया। ये वाजिद अली शाह की 4 जून 1857 को लखनऊ में बेगम हजरत महल के नेतृत्व में विद्रोह किया गया। और बेगम हजरत महल का पुत्र कौन था? वाजिद अली शाह को बेगम ने वहाँ का मतलब अल्पसंख्यक पुत्र ब्रिटिश कादिर को अवध का नवाब घोषित किया। और बेगम हजरत महल का जन्म 1820 ईस्वी में। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। उनका नाम क्या था, वो क्या थी? फिर आ जाते हैं 1856 में डलहौजी ने कुप्रशासन के आधार पर अवध का विलय कर दिया। जैसे कि ऊपर में बताया गया है कि उस अवध पर तो उसका पुत्र था ही, तो फिर और अंग्रेजों को कोई ऑप्शन नहीं मिला, तो उन्होंने कुप्रशासन का आरोप लगाया और 1856 में अपने अधीन कर लिया। अब देखते हैं हम लोग मार्च 1858 ईस्वी में हैवलॉक और कैंपबेल द्वारा लखनऊ में विद्रोह का दमन किया गया। ये फैक्ट है कि लखनऊ में विद्रोह का दमन किसने किया था? तो कैंपबेल और हैवलॉक ने किया था। बेगम हजरत महल नेपाल चली गई, जहां 1869 में उनकी मृत्यु हो गई। कानपुर। अब कानपुर में कौन थे? तो नाना साहेब थे। नाना का साहेब कौन थे? तो बाजीराव द्वितीय का जो दंतक पुत्र थे वही नाना साहेब थे। 1824 में पेशवा 1824 में पेशवा माधव नारायण राव की संतान के रूप में इन्होंने जन्म लिया। पेशवा बाजीराव द्वितीय की कोई संतान न होने पर पेशवा ने दंतक पुत्र स्वीकार किया। इनका मूल नाम धोधुपत था। तो ये इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आता है कि नाना साहेब का मूल नाम क्या था। 1851 ईस्वी में अंग्रेजों की पेंशन प्राप्त करते थे क्योंकि इनके राज्य को अंग्रेजों ने हड़प लिया था। बाजीराव द्वितीय की मृत्यु होने पर इन्हें पेशवा नियुक्त किया गया था, किंतु डलहौजी ने नाना साहेब को पेशवा की उपाधि और पेंशन देने से साफ साफ मना कर दिया। नाना साहेब ने पेंशन प्राप्ति के लिए अजीमुल्ला खां को इंग्लैंड भेजा, किंतु वहां इन्हें कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई। अतः विद्रोह के दौरान 5 जून 1857 को विद्रोहियों ने कानपुर पर अधिकार कर लिया और छावनी के कमांडर को सर कॉलर, छावनी का कमांडर कौन था? तो सर कॉलर थे, 27 जून 1857 को आत्मसमर्पण कर दिया। और जो भी था नाना साहेब के सैनिक द्वारा 15 जुलाई 1857 को हत्या कर दी गई। तो यहाँ पर एक MCQ आएगा कि नाना साहेब की हत्या कब की गई? तो 15 जुलाई 1857 को। विद्रोह के दौरान नाना साहेब ने कुंवर सिंह खान बहादुर खान के सहयोग प्रदान किया था। 17 जुलाई मेजर हैवलॉक और कैंपबेल की सेना ने नाना साहेब को पराजित किया था। और एक क्वेश्चन है कि नाना साहेब का सेनापति कौन था? तो तात्या टोपे थे नाना साहेब के सेनापति। और नाना साहेब की मृत्यु कब हुई? तो 1858 में। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे तात्या टोपे। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी वीरों में एक तात्या टोपे थे। इनका मूल नाम रामचंद्र था। तो ये आ सकता है एग्जाम में MCQ के फॉर्म में। इनका जन्म 1814 में, जन्म इम्पोर्टेंट नहीं है, क्या थे वो भी इम्पोर्टेंट नहीं है। नाना साहेब के सेनापति का पद धारण किया था, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। कानपुर विद्रोह के दौरान नाना साहेब को पेशवा घोषित किया गया। तो नाना साहेब क्या थे? तो एक पेशवा थे, तो ये इम्पोर्टेंट है। कानपुर में विद्रोह के दमन के पश्चात तात्या टोपे झांसी की रानी की सहायता के लिए 20,000 सैनिकों के साथ कालपी पहुँचे। अचरखाड़ी की लड़ाई में उन्होंने अंग्रेजों को पराजित किया। तात्या टोपे की सेना ने ग्वालियर पर अधिकार कर लिया।
किंतु ग्वालियर के राजा क्या कौन थे? तो जयाजी राव सिंधिया की सहायता से हिरोज की सेना ने ग्वालियर को पुनः कर लिया। हिरोज कौन था? तो ब्रिटिश सैनिक था। ग्वालियर पतन के बाद टोपे ने छापामारी युद्ध पद्धति द्वारा ब्रिटिश विरोधियों के अभियान जारी रखा। तो एक क्वेश्चन आएगा कि किस युद्ध पद्धति के द्वारा तात्या टोपे ने युद्ध किया था ब्रिटिशों से? तो छापामारा युद्ध पद्धति द्वारा 50,000 का इनाम घोषित किए थे सैनिकों ने इसके ऊपर। सामंत मानसिक साथ विश्वासघात किया गया और गिरफ्तारी के लिए 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी में तात्या टोपे को झांसी की रानी लक्ष्मी बाई का भी सपोर्ट मिला था। 5 जून 1857 को झांसी में रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में विद्रोह हुआ। अब हम लोग देख रहे हैं झांसी की रानी के बारे में। तो झांसी की रानी का जन्म कब हुआ था, उनको किस नाम जाना जाता है? तो ये सारा इंपॉर्टेंट है। 1829 में वाराणसी में हुआ था झांसी की रानी का जन्म और इनके पिता का नाम पेशवा बाजीराव की सेवा में थे और मूल नाम मणिकर्णिका था। एक मूवी भी बना है मणिकर्णिका, तो वो झांसी की रानी का बचपन का नाम था। 1842 ईस्वी में इनका विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव निंबालकर के साथ हुआ और 1851 में इन्होंने पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, किंतु 4 महीने का जब वो बच्चा था तो उसका निधन हो गया था। अब 1853 में गंगाधर राव की मृत्यु के पश्चात अब राजा की भी मृत्यु हो गई। 1853 में रानी लक्ष्मीबाई का दंतक पुत्र, मतलब उन्होंने एक पुत्र को गोद लिया जिसको बोलते हैं दामोदर राव, झांसी को शासक घोषित कर दिया। और डलहौजी को मिल गया मौका। अब वो बोल रहा है, मतलब उसका बोलना था कि इसका झांसी को देखने के लिए कोई वारिस नहीं है, पर कोई भी दंतक पुत्र को मान्य नहीं होगा, तो उसके तहत उसने झांसी को 1853 में विलय कर लिया, झांसी का विलय कर लिया। इसके पश्चात ब्रिटिश विरोध के लिए झांसी की रानी ने सेना का पुनर्निर्माण कर उसे प्रशिक्षित किया। विद्रोह का दमन करने के लिए 23 मार्च 1858 को हिरोज ने झांसी को घेर लिया और इस दौरान वानपुर के राजा मर्दन सिंह ने रानी का सहयोग किया। कुशल तोपची कौन थे? तो गुलाम गौस खां कुशल तोपची थे। शत्रु सेना के मध्य निकलकर कालपी पहुंचा, फिर कालपी को भागकर रानी ग्वालियर पहुंच गई और ग्वालियर में सिंधिया की सेना भी रानी लक्ष्मी के साथ मिल गई, जिसकी सहायता से रानी ने ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। अंततः 18 जून 1858 के हिरोज। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि झांसी में कौन सा अंग्रेजों ने सपोर्ट किया था? तो वो हिरोज था। इस तरह झांसी एवं ग्वालियर पर अंग्रेजों का पुनः अधिकार हो गया। इस दौरान हिरोज ने कहा था कि विद्रोहियों का एकमात्र मर्द झांसी की रानी है। विद्रोहियों में एकमात्र मर्द है वो झांसी की रानी थी। ये हिरोज का स्टेटमेंट था। अब हम लोग देखेंगे जगदीशपुर बिहार के बारे में। तो वहाँ पर जो लड़े थे तो वो वीर कुंवर सिंह थे जगदीशपुर में 27 अप्रैल 1857 को दानापुर से। अगर हम पूरा डिटेल में बताने लेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, एक घंटे जैसा, तो आप लोग खुद देख लीजिएगा। उन्होंने स्थानीय युवाओं को संगठित कर सेना का निर्माण किया, किंतु कानपुर में दमन के पश्चात उन्होंने छापामार प्रणाली, जो तात्या टोपे ने चलाया था छापामार प्रणाली, तो ये भी छापामार युद्ध प्रणाली से ही वो युद्ध किए थे। और जगदीशपुर कहाँ से लड़े थे वीर कुंवर सिंह? तो जगदीशपुर के बिहार से। अब फैजाबाद में कौन थे? तो मौलवी अहमदुल्ला। बरेली में बहादुर खान। अब देखते हैं कि महत्व में परिणाम क्या है। तो 1857 के विद्रोह में भारतीयों को दिखाया गया सिर्फ सेना और शक्ति के बल पर ही अंग्रेजों की मुक्ति नहीं मिल सकती थी। 1857 के विद्रोह से भारतीयों में राष्ट्रीय बीजारोपण हुआ। इस विद्रोह ने उन्हें एकता संगठन पढ़ाया और राष्ट्रीय जीवन में एक उनकी प्रेरणा का स्रोत बना। तो 1857 का विद्रोह असफल रहा
उनके तत्कालीन और दूरगामी परिणाम निकला था। उसके बाद इस विद्रोह के बाद मुगल साम्राज्य के सदा सदा के लिए समाप्त कर दिया। क्या क्या परिणाम निकला था 1857 के बाद? नवंबर 1858 में इलाहाबाद में अपना दरबार लगाकर महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा गया। तो एक क्वेश्चन है कि महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र कहाँ पढ़ा गया था तो और कब? तो 1 नवंबर 1858 को दरबार लगाकर महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा गया था। इनकी घोषणा के द्वारा अब सरकार भारतीय मामलों के लिए सीधे उत्तरदायी हो गई। भारतीय राजवाड़ों के साथ यथास्थिति बनाए रखने की बात कही गई थी। अब गोद लेने का अधिकार दे दिया गया। अब क्या कि भारतीय नरेशों को पहले था कि नहीं कोई भी दंतक पुत्र को गोद नहीं ले सकते थे, बट अब गोद ले सकते, तो उसको ये अधिकार दे दिया गया था। भविष्य में कोई भी राज्य अंग्रेजी राज्य में नहीं मिलाया जाएगा, यह स्पष्ट कहा गया कि इसके तहत अंग्रेज प्रतिक्रियावादी वर्ग जैसे देसी रियासतों के साथ साथ जमींदारों और भूस्वामियों के प्रति समर्थन की नीति अपनाई। उनके हितों और विशेषाधिकारों की रक्षा के लिए जानी गई। ये इम्पॉर्टेंट है कि बंगाल प्रेसिडेंसी यूरोप और भारतीय सैनिकों का अनुपात 1/2 कर दिया गया। 1861 में भारतीय परिषद अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को परिषद और विस्तार किया गया। गवर्नर जनरल को परिषद में 6 से 12 सदस्यों तक बढ़ाने का अधिकार प्राप्त हुआ। तो ये था 1857 की क्रांति। अगर किसी को नोट्स चाहिए होगा तो कमेंट्स में बोल देंगे और हम हो सकता है तो टेलीग्राम में हम ये नोट्स दे देंगे। वैसे यहाँ से भी लिखा जा सकता है।